नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की और आपको बताएंगे कि आखिरकार फरीदाबाद में किस कदर भूमाफिया के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। फरीदाबाद में भूमाफियाओं के लगातार हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। अब भूमाफिया अधिकारियों के नाम से भी मोटी रकम लोगों से ऐंठ रहे हैं। ऐसा ही वाकया नवादा से लगते आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया के समीप देखने को आया है, जहां कि स्टिंग ऑपरेशन के दौरान किस तरीके से भूमाफिया अपने सारे बयान को कबूल कर रहा है। फरीदाबाद के आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सुशासन के दावों की पोल खोलता दिखाई दिया, क्योंकि यहां पर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले भूमाफिया फरीदाबाद में तैनात डीटीसी के नाम से भी मोटी उगाही कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में यह पूरी प्लॉटिंग की जा रही है वो पूरा क्षेत्र कृषि योग्य है और यहाँ पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे जा रहे हैं, जो कि हरियाणा सरकार के खजाने पर सीधा सेंध लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में फरीदाबाद के डीटीसी राजेंद्र शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हुए इन्हें नोटिस भेज दिया है। यदि इन्होंने आगे भी इस क्षेत्र पर प्लॉटिंग जारी रखी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि विभाग की तरफ से नोटिस थमाए जाने के बावजूद भी भूमाफियाओं पर सरकार और अधिकारियों का कोई भी डर नजर नहीं आया। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के आला अधिकारी इस तरह के भूमाफियाओं के खिलाफ किस तरीके से सख्त कार्रवाई करते हैं। साइट चेक करवा लिया था मौके पे, अभी कोई एक्टिविटी तो नहीं है, कच्ची सड़क सी बनाई है उन्होंने अभी। और वहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट पैनल भी दिखाई दिए थे हमें, तो उन पैनल्स के बेसिस पे और वो जो कच्चा रोड एक बनाया उन्होंने उसके बेस पे उनको नोटिस जारी कर दिया हमने। जो डेवलप कर रहा है वो भी जो जमीन के मालिक हैं उनको लगभग 15 किले जो है वो आसपास बता रहे हैं कि 15 किलो में प्लॉटिंग कर रहे हैं। उनका एक ऑडियो भी वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि डीटीसी विभाग अभी तो जो मैं देख के आया था उस दिन तो 4-5 के आसपास था। हो सकता है उनकी मंशा हो आसपास और बढ़ाने की। ये तो ज़्यादा इतनी था, एक ही रोड थी, उसके दोनों तरफ प्लॉटिंग थी। कौन सी कंपनी है जो काट रही है, आपने देखा होगा? कंपनी नहीं, हम तो लैंड ओनर्स को देखते हैं। कंपनी तो देखो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं एक्चुअली। राजेंद्र जी, आपने बताया कि नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में क्या जिक्र किया गया है, किन बातों का जिक्र है या किस कारण से ये नोटिस जारी किया गया? किस कारण से नहीं, ये तो हमारी जो डिटेक्शन होती है हम भी चेक करते रहते हैं साइटें। इस नोटिस में क्या सर्वे चल रहा है पिछले दिनों, उस सर्वे के दौरान ही ध्यान में आया कि भी यहाँ पे भी ऐसे प्लॉटिंग के चांसेस हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने महज 24 घंटे में लूट की वारदात को समझाते हुए आरोपी नौकर को 2,12,000 रुपए सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी काफी लंबे समय से पीड़ित के यहां पर काम कर रहा था। उसने लूटपाट की झूठी योजना बनाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम को शिकायत दी थी। इसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी नौकर को पकड़ लिया। पहले उससे पूछताछ की गई, उसके बाद जब खुलासा हुआ तो शातिर नौकर से रकम भी बरामद की गई। आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा व्यक्ति है वो शातिर अपराधी है जिसने अपने मालिक के साथ धोखा किया है। दरअसल मालिक इस नौकर पर इतना विश्वास करता था कि वो अपने पैसे उठाने के लिए मालिक नौकर को भेजा करता था। बस इसी का फायदा उठाते हुए नौकर ने लूटपाट की झूठी योजना बनाई और पुलिस कंट्रोल रूम में नौकर की तरफ से सूचना दी गई कि उसके साथ 3 लड़कों ने हथियार के बल पर लूटपाट की है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी नौकर के बयान पर मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के आदेश पर मामला क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 टीम को सौंपा गया, जिसमें सेक्टर 30 क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नौकर से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान आरोपी नौकर के कब्जे से 2,12,000 रुपए बरामद किए गए। वहीं क्राइम डीसीपी नरेंद्र काद्यान ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 30 की क्राइम ब्रांच टीम ने 24 घंटे से पहले ही वारदात को समझाते हुए खुलासा किया है और आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्यवाही कर रही है। कल शाम को करीब 6-7 बजे के आसपास हमारे पास कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई थी कि तिगांव रोड थाना सदर बल्लभगढ़ के एरिया से 6 लाख रुपए की लूट हुई है। 3 बंदों ने मोटरसाइकिल पर सवार थे, हथियार के बल पर 6-7 लाख रुपए की लूट कर ली है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारे सीपी साहब श्री
विकास अरोड़ा जी ने हमारे को दिशा निर्देश दिए और हमारी 4-5 टीमें वहाँ पे पहुँची और तत्परता से कार्रवाई करते हुए सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ये सीमेंट का एक कारोबारी है अजय सिंगला, तो उसका ये नौकर था, इसने सारी साजिश रची थी, जिसको हमारे इंस्पेक्टर रविंदर कुमार CIA 30 ने इसके कड़ी पूछताछ पर सामने आया कि इसने अपनी शादी के लिए कर्ज लिया हुआ था, वो चुकाने के लिए इस वारदात को खुद ही अंजाम दिया है। और इससे जो अभी हमने इसको राउंड अप किया है और ये वारदात 24 घंटे के अंदर अंदर हमने इसका खुलासा किया है और इसका कल पुलिस रिमांड लेके हम इसकी जो भी पहले खबरों में बात करेंगे अब सोहना की। छोटे और सीमांत किसानों को 3000 रुपए की पेंशन के तहत चलाई गई किसान मानधन योजना में से किसान का मोह भंग होने लगा है। सोहना क्षेत्र में करीब 155 किसान इस योजना के तहत चुने गए थे, लेकिन महज मात्र 12 ही किसान इस योजना में रुचि ले रहे हैं। बाकी किसानों ने अपनी इस योजना से पल्ला झाड़ दिया। सरकार ने मानधन योजना के तहत छोटे व सीमांत, इसके साथ ही किसानों को खेती से जुड़ी सभी परेशानियों से भी निजात मिल सके, इसी के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पेंशन प्लान शुरू की थी और इस योजना के तहत यदि किसी कारणवश लाभार्थी की मौत हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। किसान मानधन योजना का प्रचार प्रसार में कमी, अधिकारी के उदासीनता से अब किसानों का वो इससे मोह भंग होने लगा है। और हालांकि विभाग बार बार किसानों को इस योजना में जोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन योजना संबंधी सही जानकारी न मिलने पर किसान रुचि नहीं ले रहे। मानधन योजना, उसमें करीब कितने किसानों को यहाँ प्रोत्साहित किया गया है और यहाँ पर क्या किसान इसका फायदा ले रहे हैं? हरियाणा सरकार ने एक किसान मानधन योजना भी लागू की है, जिसके अंदर जो किसान है, युवा किसान है, 18 से 40 वर्ष के जो किसान है, उनको सरकार 60 साल की आयु पूर्ण होने पर एक पेंशन देगी 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो सरकार ने किया क्या इसमें कि आप उसकी एज के हिसाब से किसान से वो एक प्रीमियम लेती है, फर्स्ट प्रीमियम, और वो उसको वापस हो जाता है। जितना प्रीमियम लेगी वो प्रीमियम सरकार उसको वापस कर देती है, उसके बाद कोई पैसा नहीं देना होता है। हमारे पास लगभग 157 किसानों की सूची आई थी, जिसमें से हमने सभी किसानों से संपर्क किया है। काफ़ी किसानों ने इसमें इंटरेस्ट भी शो किया है, कुछ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और आगे कार्रवाई चल रही है रजिस्ट्रेशन की। काफ़ी किसान इसमें कराने में इच्छुक भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कई किसानों के पास उनके पास ज़मीन के मालिक नहीं है। तो इसके शर्तों के अनुसार किसान को ज़मीन का मालिक होना जरूरी है। तो जो प्रीमियम है वो एज के आधार पे है या प्रीमियम किस तरह है यहाँ पे? प्रीमियम एज के आधार पे है, 18 से 40 साल के बीच में आयु के हिसाब से प्रीमियम है। जैसे 18 साल का है तो मानो उसका 50 रुपये है प्रति माह। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महिला दिवस के मौके पर सड़क पर उतरी आशा वर्कर। मामला फरीदाबाद का है, जहां पर पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर सड़क पर उतरी और नगर निगम कार्यालय पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से लेकर मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को वे संसद मार्च करेंगी। पूरे देश जहां एक और महिला दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों की माने तो वे अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से लेकर मंत्री तक से मिल चुकी हैं, लेकिन पहले तो उन्हें आश्वासन दिए जा रहे थे, लेकिन अब उनकी कोई सुनने को तैयार ही नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार शायद यही चाहती है कि महिला दिवस के मौके पर भी महिलाएं सड़कों पर ही रहें। अरे ऐसा है सर, 19 सूत्रीय मांग पत्र हमने 29 दिसंबर को सरकार से हमारी बातचीत हुई थी। उस पर छुटपुट मांगों पर सरकार ने सहमति जताई, लेकिन जो हमारी मुख्य मांग थी उस पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। हमारी कोई नई मांग नहीं है। जो 8 मार्च 2018 में माननीय CM साहब ने घोषणा करी थी कि भाई हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश होगा जिसमें वर्कर कुशल का दर्जा और हेल्पर को अर्ध कुशल का दर्जा दे रहा हूं मैं, लेकिन आज तक 4 साल होने को 3 साल होने को जा रहे हैं, उस पर कोई भी गौर नहीं की है, कोई सुनवाई नहीं है। हमारी कोई नई मांग नहीं है। 11 सितंबर 2018 में
माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि 1500 रुपये में वर्कर को और 750 में हेल्पर को जगमग दिवाली मनाने के लिए दे रहा हूं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई नई मांग नहीं है। ये पुरानी आंगनवाड़ी वर्कर्स को 3 महीने हो गए, 8 दिसंबर से हड़ताल पर हैं। अच्छा। मांगें वो हैं जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 सितंबर 2018 को ऐलान किया था मन की बात में, इनकी जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर पूरे देश में हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी करना चाहता हूं। उन्होंने वर्कर के वेतन में 1500 रुपये बढ़ोतरी करी, हेल्पर के वेतन में 750 रुपये बढ़ोतरी का ऐलान किया, लेकिन 2018 के बाद उस मांग को आज तक सरकार ने लागू नहीं किया। इसके साथ साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं वर्कर और हेल्पर को कुशल और अकुशल कर्मचारी का दर्जा दूंगा, लेकिन अभी तक वो मांग भी हरियाणा की सरकार ने लागू नहीं की है। इसके साथ साथ ऑनलाइन वर्क का काम होना चाहिए, ऑफलाइन काम नहीं होना चाहिए, जबकि यही आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं जिनने कोरोना काल में सबसे अधिक काम किया, सभी जगह पर राशन का वितरण किया, सभी बीमारों को जो क्वारंटीन थे, होम आइसोलेशन में थे, उनको दवाइयाँ दी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद के बल्लभगढ़ में लोगों को समझाने के लाख प्रयास के बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जिसका नतीजा लोग अपनी जान गंवा कर देते हैं, जिसकी वजह से रेलवे लाइन पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल में भिजवा दिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि लगातार समझाने के बावजूद भी लोग लाइन पार करने से बाज नहीं आते, जिसका नतीजा लोग अपनी जान गंवा कर देते हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल में भिजवा दिया और मृतक के परिजनों का कहना है कि वो रोजाना की तरह ही अपने काम पर निकला था, लेकिन बाद में उनके पास सूचना है कि रेल दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। वहीं परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने के इंतजार में नजर आए और उनका कहना है कि मृतक युवक मनसुख की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हादसे में उसकी मौत हुई है। मामा के लड़के लगते हैं और हकीकत यही जो उन्होंने बताया वही बात है सारी। हमें तो सुनने को मिला, तैसे ही हमें पता लगा तो हम लोग भी के आए, पहले स्टेशन पहुँचे, स्टेशन के बाद भी के आए। मामला यही जो ये बता रहे, यही सारी कहानी है हकीकत। क्या नाम है इस लड़के का? इस लड़के का नाम मनसुख बताते हैं। कैसे सूचना मिली कि ट्रेन से हादसा हुआ? सूचना कुछ फ़ोन गए, इनके गांव गए या इनके पास। मेरे को सुबह एक लड़का बताने आया, बोला जी ऐसी सी बात हो गई, मनसुख लड़का ट्रेन से हादसा हो गया है, तो उसी में हम भगे चले आए। फिर स्टेशन के बाद यहाँ गया। क्या उनकी कोई रंजिश थी पहले? नहीं, कोई रंजिश नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई रंजिश नहीं। वो तो कमाने खाने आए थे अपने, कोई रंजिश नहीं। घरवाली बता रही कि सब्जी लेके रख। सारी से हमारी बोल के गए, कुछ सामान लेके आ रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊँगा मैं। उसके बाद में वो खाना बनाने लगी है, खाना बना के फिर उसने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाया, तो ये सोचा थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। फिर उन्होंने फिर बता के गए थे कि मैं दूसरे के कमरे पे जा रहा हूँ, मतलब मुझे टाइम लग जाएगा। फिर उसने खाना खा के अपने तो लेट गई है, जब उन्होंने बोला है कि मैं नहीं आऊँगा आज, किसी के कमरे पे जा रहा हूँ। सर पूरा मामला ट्रेन से हादसा भाई ये आम जनता मानती नहीं है, समझाते भी बहुत हैं, हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन मानती नहीं है पब्लिक। फिर भी रेलवे ट्रैक पे मतलब जो जाते हैं। कहाँ का मामला है, क्या है सर पूरा? ये सुभाष कॉलोनी से आगे का मामला है। रात को हमारे पास तो मीमो आई थी रात को 1:30 बजे, तो हम जब उस पर कार्रवाई पे गए थे। क्या पता चल पाया, पहचान हो पाई है? हाँ, पहचान हो गई है। उसके परिजन, उसमें उसके जेब में पर्ची मिली थी, उसमें मोबाइल नंबर था, उस पर फ़ोन कराया मैंने। फ़ोन करके जब उसके घर के बुलाए थे। क्या नाम है सर, क्या वजह थी जो? मनसुख नाम है, मनसुख पाल नाम। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल जिले के एक गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा से 3 युवकों द्वारा गैंगरेप किए जाने के आरोप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल महिला थाना प्रभारी रेणुलता ने बताया कि जिले के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि वो 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ 5 मार्च को स्कूल बस से उतरकर वो अपने विद्यालय की ओर जा रही थी कि पीछे से गांव का ही रहने वाला एक युवक दीपक आया और उसे उसकी मम्मी की तबीयत खराब होने की बात कहकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे घर छोड़ने की बात करने लगा। किशोरी दीपक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। पीड़िता ने बताया कि कुछ दूर चलने के पर एक अन्य लड़का जतिन भी मोटरसाइकिल पर पीछे
पीछे से बैठ गया और पीड़िता को कोई हथियारनुमा चीज लगातार दिखाकर कहने लगा कि शोर मचाया तो गोली मार दूंगा। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता के पिता का आरोप है कि मामले के दर्ज होने के अगले ही दिन आरोपी दीपक का पिता विजय उसके घर आया और जाति सूचक शब्द कहते हुए इस मामले में पुलिस कार्यवाही न करने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने उसे धमकी दी है कि इस मामले में फैसला कर लो वरना तुम्हारी बेटी के साथ हुआ ऐसा परिवार के अन्य महिलाओं के साथ भी हो सकता है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट, SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और मामले की कार्यवाही शुरू कर दी है। जांच के बाद ही सामने आएगा कि मामले की असल सच्चाई क्या है। हमें एक शिकायत मिली थी परिजनों की, जिस शिकायत पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पॉक्सो एक्ट में और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? पॉक्सो एक्ट लगा है, SC/ST एक्ट लगा है इसमें। पॉक्सो एक्ट में कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? 3 लोगों के खिलाफ। क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें अभी? इसमें पीड़िता का मेडिकल हो चुका है, 164 और CWC बयानों के लिए भेजा हुआ है। बाकी आरोपियों की गहनता से जांच करके शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए खबरों में बात करेंगे अब एक दर्दनाक हादसे की। पलवल के हसनपुर थाना क्षेत्र के अच्छेजग गांव के समीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से एक व्यक्ति व एक महिला की मौत हो गई, जबकि सड़क किनारे सवारी का इंतजार कर रही महिला व बच्चों सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतक के पुत्र की शिकायत पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस जाँच अधिकारी SI सचिन ने बताया कि डाड़ोत गांव निवासी तरुण ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पिता रामपाल गत 6 मार्च को कार में सब्जी लेकर हसनपुर स्थित रिश्तेदारी में गए हुए थे। दौरान तेज गति से आए ट्रैक्टर ने पीड़ित के पिता रामपाल की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी और सड़क किनारे खड़े लोगों को भी इस दौरान टक्कर मारी। सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने पीड़ित के पिता रामपाल को मृत घोषित कर दिया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वापस आ रहे थे, हमारे रास्ते में एक गाड़ी अपने वो बच्चे उतार दिए, लेडीज थे माता, हमने भी तो बैठ कर यहाँ बैठ गए और तो गाड़ी ठीक होगा जाएगी। इतने भाई की गाड़ी पीछे से भाभी की और भाई के और एक 3 आदमी तो नीचे बैठे आए हुए और जैसे ही हमारे पास आए पुलिस सर्विस ट्रोला है, अंधेरा था। करीबन शाम को 7:30-8 बजे यहाँ पे हसनपुर आए हुए थे। ये डाडोता गांव के हैं, चांद टेरा में पड़ते हैं इनका गांव। तो कोई प्रोग्राम वगैरह में आए थे, तो ये मियाँ और बीबी जा रहे थे, तो सामने से कोई ट्रैक्टर आ रहा था तो उसने टक्कर मार दी। तो इनके परिवारजन इनसे पहले निकल गए थे, तो इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो अच्छेजा वापस पंचर लगवाने के लिए आ गए थे, तो ये सड़क के किनारे खड़े थे। तो इनको जैसे उन्होंने देख के जो रामपाल था उसने गाड़ी स्लो कर ली और सामने से ट्रैक्टर आ रहा था बहुत तेज़ गति से, उसने इसमें टक्कर मार दी और ट्रैक्टर और स्पीड था। तो जो वहाँ पे जो और लोग खड़े थे इनके परिवार के तरफ, उनको भी चोटें लग गई उससे। तो उसमें एक तो रामपाल की डेथ हो गई, एक इनके परिवार की एक लेडीज़ थी, वो नल्लड़ बेज रेफर कर दी थी डॉक्टर साहब ने, उसका भी देहांत हो गया और 3-4 और हैं वो सीरियस हो गए। तो सर पुलिस ने कार्रवाई क्या की है? पुलिस ने उस ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। चलिए रुकेंगे आगे खबर की ओर। पलवल में पशु तस्करों ने गौरक्षक दल और पुलिस से अपने आप को घिरता हुआ देख पशुओं से भरी हुई सेंट्रो कार से उतरकर पुलिस व गौरक्षकों पर गोलियां चलाते हुए खेतों के रास्ते भाग निकले। पुलिस व गौरक्षकों ने पीछा कर 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि एक फरार हो गया। इस दौरान एक गौरक्षक को चोट भी आई। पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारी पुलिस गश्त के दौरान थी और इसी दौरान गौरक्षा दल के टीम के सदस्यों के द्वारा सूचना मिली थी कि गाय की गाड़ी आ रही है और जो गौरक्षा दल के सदस्यों द्वारा और पुलिस के द्वारा संयुक्त नाकाबंदी करके एक सेंट्रो गाड़ी को राउंड अप किया था, जिसमें 2 सांड भरे हुए थे और जो कि अपने गौरक्षा दल के सदस्य थे उनकी थोड़ी दूर पर गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में टक्कर मार के भागने लगे और जो गाड़ी
टक्कर लगने की वजह से गाड़ी चल नहीं पाई और कूद करके वे भागने लगे। उनमें से टोटल 4 व्यक्ति थे, जिनमें से नवाब सन ऑफ रमजान जो कि टिकरी ब्राह्मण का है, इसको मौके से गिरफ्तार कर लिया था। और भागने वालों में एक सज्जी उर्फ सज्जा है जो कि गुराक्सर का है, दूसरा अलाउद्दीन उर्फ हमन जो कि मोरू का नगला हसनपुर के पास का है। इनको सराय खटेला के पास से राउंड अप किया है। और एक दूसरा अन्य आरोपी है शौकीन जो कि मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।